क्या आपका वजन तय करेगा कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं? क्या बीमा अब अधिकार नहीं, शरीर की बनावट पर मिलने वाली सुविधा बन चुका है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमरिस्ट किंग, एक ऐसा मंच जहां हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो सीधे आपके जीवन, आपके हक और आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम सवाल पर। क्या मोटापा अब बीमा से बाहर किए जाने की वजह बन गया है? तेज होती जिंदगी, बदलती जीवन शैली और बढ़ता तनाव, इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। लेकिन जब बीमा कंपनियां मोटे लोगों को जोखिम बताकर पॉलिसी देने से इनकार करती हैं या ज्यादा पैसे वसूलती हैं, तब कई सवाल खड़े होते हैं। एक आम नागरिक जिसने मेहनत से पैसा कमाया, परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा लेना चाहता है, लेकिन उसका वजन उसके अधिकारों के बीच दीवार बन जाता है। क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य का सवाल है या फिर छिपा हुआ भेदभाव है, बॉडी शेमिंग और एक नीतिगत अन्याय है? आज हम इसी पर बात करेंगे, सवाल पूछेंगे और जानेंगे आपके शरीर के नंबर आपकी जिंदगी के हक को कैसे तय कर रहे हैं। बीमा कंपनियों से नहीं, पूरे सिस्टम से ये सवाल किए जाएंगे। ओवरवेट लोगों के हक का हिसाब होगा। जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे। बीमा कंपनियां क्या स्वास्थ्य की आड़ में भेदभाव कर रही हैं? क्या बीमा कंपनियां बॉडी शेमिंग को नीतिगत रूप अब दे रही हैं? अगर धूम्रपान करने वालों को बीमा मिल सकता है तो मोटे लोगों को क्यों नहीं? क्या उपभोक्ता अदालत में कंपनियों के इस भेदभाव को चुनौती दी जा सकती है? क्या वेट लॉस करने से प्रीमियम भी कम होगा? वेट और प्रीमियम का ये कनेक्शन आखिर कितना सही है? मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनीष खेतान है, डायरेक्टर हैं बैरिएट्रिक सर्जरी ओबेसिटी केडी हॉस्पिटल से। नीलेश सेठ मेरे साथ हैं जो कि पूर्व सदस्य हैं IRDAI के, स्वतंत्र निदेशक हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। अमित रॉय मेरे साथ हैं जो कि पार्टनर है PwC इंडिया में। अमरजीत पंघाल हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर अनिल गोम्बर, इंटरनेशनल मेडिसिन और डायबिटीज एक्सपर्ट है, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल दिल्ली। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और नीलेश सर, आप ही के पास आऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर नीतिगत सवाल भी पूछे जाएंगे। एक कंज्यूमर पहलू होगा, इंश्योरेंस कंपनियों का एक पहलू होगा, एक कानूनी पहलू भी होगा। लेकिन बीमा कंपनियों का अब ये जो नया तरीका है पॉलिसी नहीं देने का, आपके वेट की वजह से, अगर आप ओवरवेट हैं तो या तो आपको पॉलिसी मिलेगी ही नहीं, और अगर मिलेगी तो 25% ज्यादा प्रीमियम पर जो है वो मिलेगी। ये किस आधार पर पॉलिसी मना कर सकते हैं और किस आधार पर जो है प्रीमियम बढ़ा रहे हैं? नीलेश सर। बात तो यह है कि बीमा जो है वो एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है। कहने का मतलब यह है कि अगर बीमा कंपनी चाहे तो किसी को भी बीमा देती है या किसी को भी ना कहती है, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे एक एक्चुरियल साइंस है जिसके तहत आम लोग जो है उनकी मॉर्टेलिटी का हिसाब करके फिर बीमा दिया जाता है। और जो ओवरवेट है, स्वभावतः उनकी जो सेहत है वो आम आदमी से कुछ अलग है, ठीक नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए उनको एक तो सामान्य लोगों को जो रेट में बीमा मिलेगा उससे एक तो ज्यादा रेट में, ज्यादा दर में बीमा मिलेगा, या उनको ना कहा जाएगा। ना भी कहा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ना नहीं कहा जा सकता है। कि जैसे आप अगर कहोगे कि भाई हर ग्राहक का ये अधिकार होता है, तो कोई डेथ बेड पे है और कहे कि मुझे बीमा मिलना ही चाहिए, तो ना हो सकता है। उसी प्रकार से जिसका बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से जो अंडरवेट है, नॉर्मल है, हेल्दी है, ओवरवेट है या ओबीस है, इसका हिसाब लगाया जाता है। जैसे लेस देन 18.5 अगर BMI आता है, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर जो होती है उसका स्क्वायर करो। यानी टू गिव यू एन एग्जांपल, समझो किसी का वेट 70 किलो है और हाइट 1.75 मीटर है जो नॉर्मली रहती है, तो उसका बॉडी मास इंडेक्स आता है 22.87। अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 के नीचे है तो उसे हेल्दी समझा जाता है। 25 से 29 अगर है तो ओवरवेट समझा जाता है, जिसे हो सकता है कहीं एक्स्ट्रा लगा के
इंश्योरेंस मिल सकता है। 30+ अगर बॉडी मास इंडेक्स आया तो वो ओबेस के कैटेगरी में, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि ज्यादा ओवरवेट जो है, इस कैटेगरी में वो आते हैं। और जिन्हें हो सकता है कोई ज्यादा मेडिकल की रिक्वायरमेंट, जैसे ट्रेडमिल कहो या और कुछ जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स है, वो देख के फिर हो सकता है बीमा एक्स्ट्रा रेट में दिया जाएगा या ना भी दिया जाएगा। तो भले ही हम ये आम बात कह सकते हैं कि बीमा हर एक का हक है, हक जरूर है, मगर उसके लिए अपनी सेहत भी अच्छी रखना जरूरी है। अगर कोई ओवरवेट है तो हो सकता है कि बीमा कंपनी उसे बीमा ना कह सकती है। ये कोई कंपल्शन नहीं है बीमा कंपनी पे कि हर एक को बीमा देना ही चाहिए। चलिए, अब थोड़ा सा इसका हेल्थ एंगल हम पहले समझ लेते हैं। नीलेश सर, अब हर किसी को अगर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही है तो फिर इंसान बीमा कंपनी के पास क्यों जाए? ठीक है डॉक्टर अनिल, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इस पर विस्तार से बात करें, क्योंकि अब मोटापा आया है, इससे पहले धूम्रपान और अल्कोहल को लेकर तो हमने देखा है कि सख्ती है और प्रीमियम भी बढ़कर जो है आपको दिया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस आजकल कॉन्शियस हो गए हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आपके पास उस तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं जहाँ पर आपके प्रीमियम कम हो जाएंगे अगर आप फलाना स्टेप्स चल लेते हैं, अगर आपने अपना सेहत का इतना ख्याल रख लिया। लेकिन एक एक करके अगर इंसान अपने आप को इतना फिट रखना शुरू कर दे तो फिर इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं होगी, बीमारियां ही अपने आप कम हो जाएगी। क्या हर मोटा आदमी अस्वस्थ होता है, डॉक्टर मनीष? कि मोटा आदमी अस्वस्थ होता है ये नहीं, ये जरूरी नहीं है, पर अस्वस्थता की चांसेस मोटे आदमी में थोड़ी नॉर्मल लोगों से ज्यादा हो सकती है, ये बात फैक्ट है। अब ये मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ आप देख के ही पहचान सकते हैं कि हाँ इसका वजन ज्यादा लग रहा है, और हो सकता है कि इसको बीमा देने से पहले इसका वजन करा लिया जाए। वही अगर हार्ट की बात करें तो हर आदमी की एंजियोग्राफी करके इसको 40% ब्लॉक है, इसलिए उसका बीमा की राशि थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, इसको 50%, उसमें कोई इसको सिम्टम नहीं होगा, लेकिन उसको हार्ट में ब्लॉक तो है। तो ये एक भेदभाव है जरूर, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे रोग, मुझे डायबिटीज है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? मुझे भी नहीं पता है, मैंने कभी ब्लड शुगर टेस्ट नहीं कराया। आज मैं बीमा लेने गया हूँ, मेरी 40 साल की उम्र है, मैं फिट हूँ, मेरा 80 किलो वजन है, और जैसा बताया कि मेरा बॉडी मास इंडेक्स 23 है और मैं हेल्दी, और मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया। सो यूजुअली बीमा कंपनी टेस्ट नहीं करती है, अगर वो देखती हैं कि स्वस्थ है, इसकी उम्र ठीक है, 30-32 साल की है, यंग है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बीमा दे देती है। तो बीमा देने का जो उनका क्राइटेरिया है हर डिजीज में, उसी तरह का कुछ क्राइटेरिया इनको ओबेसिटी में भी फॉलो करना चाहिए। और ओबेसिटी, हर ओबेस पेशेंट अस्वस्थ हो जरूरी नहीं है, पर हाँ ओबेसिटी से दूसरे रोग आने के चांसेस थोड़े नॉर्मल लोगों से ज्यादा होते हैं, ऐसे बहुत सारे डाटा में लिखा हुआ है और ये प्रूव्ड है। मैंने अपने 25 साल के प्रैक्टिस में भी इस चीज को अनुभव किया है। चलिए, लेकिन अमित, अब क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम देख रहे हैं, मोटापा भी अब रूल आउट हो गया है, क्यों ना इंश्योरेंस कंपनियां जेनेटिक टेस्टिंग कराना शुरू कर दे, है ना? आप वो करा लीजिए टेस्ट, आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान को आने वाले वक्त में क्या गंभीर बीमारियां आ सकती हैं, उसके मुताबिक आप डिसाइड कर ले उनको पॉलिसी देनी है या नहीं। काम आसान नहीं हो जाएगा? अमित, क्या कहेंगे? ये आंसर करने से पहले कविता, मैं दो चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहूंगा जी। सबका। एज ए कंट्री आई फील अम्यूज कि हमारे अगर 20 साल पहले का कहानी सोचेंगे तो हम लोग चिल्ड्रन मोर्टेलिटी को लेके बहुत चिंतित रहते थे बीमा देने से पहले, क्योंकि बच्चों का मोर्टेलिटी इंडिया में काफी खराब होता था। और 20 साल में हम इतना परिवर्तित हो गए कि अभी हम मोस्ट प्रिवेलेंट ओबेसिटी का जो कंट्री है उसमें 3rd नंबर पे भारत आता है। यूएस और चाइना के बाद इंडिया का नंबर आ गया है। तो एज ए कंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं, जबकि एक कंट्री जो स्वस्थता के ऊपर बहुत सारा चीज काम करता था। देखिए, बीमा कंपनी जेनेटिक टेस्ट कराए या ओबेसिटी का टेस्ट कराए या जैसे साठे साहब बता रहे थे ट्रेडमिल करवा ले, एक पैरामीटर तक वो सही है, बट वो खाली आपका लाइफस्टाइल को सुधारने वाला नहीं है।
और बीमा में मैं ये भी बताना चाहूंगा, दो किस्म के लाइफ होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड लाइफ, एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड लाइफ। तो जो नॉन स्टैंडर्ड लाइफ होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम दिया जाता है। 2 मिनट के लिए अगर मैं ये मान लूं कि सबके लिए एक ही प्रीमियम हो जाना चाहिए, तो क्या होगा ना कि स्टैंडर्ड लाइफ के जो लोग हैं उनको सब्सिडी देने पड़ेगा नॉन स्टैंडर्ड लोगों के लिए। क्या वो सही होगा? वो गलत होगा, राइट? नाउ ये चीज को दिमाग में रहते हुए हमें शायद इस मुद्दे पे कम चर्चा करना चाहिए कि ये सही है कि गलत है, कि मोटापा रहने से हमें ज्यादा प्रीमियम देना चाहिए या सारे प्रोडक्ट मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। उस पे हम चर्चा करें प्रोडक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस भले ना हो लेकिन सेविंग लिंक्ड इंश्योरेंस उनको तभी भी मिल सकता है, थोड़ा सा रेट ज्यादा होगा। प्योर टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आइडियली लोगों को स्टैंडर्ड लाइफ, ये रेटिंग भी एक लिमिट तक ही मिल सकता है, क्योंकि री इंश्योरर भी अदरवाइज कवरेज इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देंगे। अपॉर्चुनिटी कविता दूसरी जगह पे है। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहिए जिसमें लोगों को फैसिलिटी देना चाहिए कि चलो ठीक है, आज हम मोटापे के दायरे में हैं, बट क्या मैं साल ब साल इंप्रूव करूं तो मेरा प्रीमियम कम होगा? जबकि आज आईओटी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप मुझे ये क्यों नहीं फैसिलिटी देते हैं कि चलो मैं इंश्योरेंस लेते समय बीएमआई मेरा 35 से ज्यादा है, लेकिन अगर मैं मोटापे कम कर रहा हूं, अगर मैं रोज चल रहा हूं, तो अगर मेडिकल इंश्योरेंस में ये सब फैसिलिटी दिया गया है कि मेरा बेटर लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रीमियम कम हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस में क्यों नहीं? मैं ज्यादातर उस बारे में बात करूंगा कि अपॉर्चुनिटी सही लोगों को मिलना चाहिए जो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहूंगा कि अगर कोई मोटापे के कारण अस्वस्थ दिख रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली नॉन स्टैंडर्ड लाइफ होने से आपको कई तरह के बीमा नहीं मिल सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कुछ तरह के बीमा फिर भी आपको मिल सकते हैं जिसमें जोखिम, रिस्क कम है। लेकिन अगर प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आपको स्टैंडर्ड लाइफ होना चाहिए, या जैसे साठे साहब बता रहे थे बीएमआई अप टू 30 में भी थोड़ा एडिशनल प्रीमियम देके मिल सकता है। मोटापा सिर्फ एक पैरामीटर होता है, उसमें बहुत सारे अदर भी पैरामीटर मिलते हैं, जिससे कि आपके रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज, रिस्क ऑफ गेटिंग कार्डियोवास्कुलर मतलब हृदय के कोई बीमारी, या आपके दूसरे हाइपरटेंशन बीमारी क्या मिल सकते हैं। सिर्फ जेनेटिक नहीं, दूसरे भी मेडिकल टेस्ट से अगर वो दिखते हैं तो अंडरराइटर डिसाइड करते हैं कि आपको वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन एकदम बिल्कुल कुछ भी इंश्योरेंस नहीं होगा इसके तहत कम है। हमारे लिए दूसरे प्रॉब्लम ये है कि आज के बच्चे, अगर आप नेशनल हेल्थ सर्वे देखेंगे तो मोटापा का जो ये तरीका है ये धीरे धीरे बच्चों में भी बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। इंडिया जैसे कंट्री में लगभग 5% बच्चे ओबेसिटी के दायरे में आ रहे हैं। मुझे लगता है वो ज्यादा चिंताजनक बात है कविता। बिल्कुल। देखिए, बात तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस की कर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात ये भी है कि फिट लोगों की भी मृत्यु हो रही है। पिछले दिनों हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो हर लिहाज से फिट हैं, मेरे ख्याल से हर लिहाज से अपने आप को कवर भी किया होगा अपने फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीमारियां हैं और जिस तरह की मौतें हमें देखने को मिल रही हैं वो चिंताजनक है। लेकिन ये चर्चा का दूसरा पहलू है। एडवोकेट अमरजीत जी, आपके पास मुझे आना है, क्योंकि अब मोटापे के आधार पर बीमा पॉलिसी से इनकार करना क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के तहत आता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामलों को देखा गया है? अगर देखा गया है तो अब तक किस तरह से देखा गया है? पहले तो कविता जी और ईटी नाउ संदेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के मुद्दे पे आपने ये चर्चा की है, बहुत जरूरी है। जो कि जहां तक जो डॉक्टर साहब ने और बाकी लोगों ने बताया, मेरा ये मानना है कि सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इंश्योरेंस डिनाई करने का या देने का। हालांकि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक कंज्यूमर और जो इंश्योरेंस कंपनी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म कंडीशन के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि वो उसकी टर्म कंडीशंस क्या है। और पर जो इंश्योरेंस का एक जो बेसिक जो पर्पज है वो है रिस्क कवर करना, और सिर्फ मोटापा या बीएमआई ज्यादा होने के कारण अगर हम उसको बोलते हैं कि इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा,
तो वो एक यानी कि बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ना होके वो हो गया कि बिना मतलब वो नहीं, बहुत मिसलीडिंग इंडिकेटर आई कैन से बीएमआई। तो वो एक बड़ा मिसलीडिंग है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं फिट लोग भी अनहेल्दी हैं, और जो मोटे लोग हैं सिर्फ वो अनहेल्दी हैं ये जरूरी नहीं है। जहां तक कानून की बात है, ये एक उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, पर अगर आप देखेंगे कि सिर्फ दूसरा कोई अगर उसको हेल्थ इश्यू नहीं है, तो कई सारे इस तरह के कंज्यूमर कोर्ट में इस तरह के मैटर आए हैं। एक इंदौर का केस मुझे ध्यान है कि वहाँ किसी कंज्यूमर को उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी देने से मना किया था, तो उन्होंने अप्रोच किया कंज्यूमर फोरम को, यानी कि जिसको कंज्यूमर कमीशन कहते हैं, और उन्होंने बोला कि सिर्फ आप इसके बेस पे डिनाई नहीं कर सकते, और उन्होंने उसको पॉलिसी देनी पड़ी इंश्योरेंस कंपनी के। पर उसमें जो बाकी चीजें ये हुई कि उन्होंने कई सारी एक्सक्लूजन के क्लाउज डाल दिए, उसको पॉलिसी दिया पर वो विद एक्सक्लूजन, और उसकी वजह से जब दोबारा उसको क्लेम लेने की टाइम आया, जरूरत पड़ी, तो वो क्लेम ले नहीं पाया। इसमें इस तरह के कई सारी प्रैक्टिसेस जो देखने में आती हैं। दूसरा उसके नीलेश सर, ये तो बीएमआई के आधार को ही गलत बता दिया है एडवोकेट अमरजीत ने, और वो कहा है कि वो तो सही तरीका है नहीं जो इंश्योरेंस कंपनियां पकड़कर चलती हैं। नीलेश सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी डॉक्टर अनिल, मैं एक बार नीलेश सर से इस पर टेक ले लूं, आपके पास आऊं। आपको भी शामिल नहीं किया है चर्चा में, मैं जानती हूं आपके साथ सवाल लेकर आना है, बट नीलेश सर, क्योंकि शुरुआत चर्चा में बीएमआई को लेकर ही हुई, इसी आधार पे जो है वो दी जाती है इंश्योरेंस पॉलिसीज। जी नीलेश सर, जी बोलिए। मैंने शुरुआत भले ही बीएमआई से की थी, मगर ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ बीएमआई के बेसिस पे ये कैटेगराइज करती है कि ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है। अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनीज को क्या देखना है कि हेल्दी लोग जो है उनको समान रूप में प्रीमियम आना चाहिए, जो अनहेल्दी है उनको एक्स्ट्रा लगा के हेल्दी के लेवल पे लाना चाहिए। इंश्योरेंस ये मेडिकली कौन हेल्दी है, मेडिकली कौन हेल्दी है, कौन नहीं हेल्दी है? एडवोकेट अमरजीत ने भी बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग हेल्दी और अच्छे खासे बीएमआई में आते हैं, जो रेप्यूटेड पीएमआई में आते हैं, उनमें भी तो कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। डॉक्टर अनिल, यही जानना है मुझे कि सिर्फ बीएमआई ही नहीं, और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो आपकी फिटनेस के मानक यहाँ पर माने जाने चाहिए? पहले तो मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। मिस्टर नीलेश जी ने कहा कि ये साइंस से शुरू होता है, और इट इज साइंस। ओबेसिटी इज अ डिजीज, बीमारी है ये कॉस्मेटिकली मैं नहीं बात कर रहा हूं। ये बीमारी काफी लोगों में पाई जाती है, 5% से ऊपर तो बच्चों में भी देखी जा रही है। और इस बीमारी के साथ एक बीमारी नहीं है, ये 2 बीमारियां हैं, 3 बीमारियां हैं, 4 बीमारियां हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज विच इज वेरी कॉमन। मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूं आपको, जो भी ओबीज पेशेंट आता है वो ओबीज करके नहीं आता है, वो हाइपरटेंशन करके आता है, वो डायबिटीज करके आता है, उसको कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसको इमोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम है। तो इट इज ए साइंस। और जो आपने पैरामीटर बताया, बीएमआई एक पैरामीटर है। आप हर कंपनी ने ये के ऊपर एक लॉ होना चाहिए कि अगर बीएमआई 35 से ज्यादा है, जो कि अमेरिका में मिलता है, मॉडरेट ओबेसिटी और क्वाइट ए गुड अमाउंट ऑफ ओबेसिटी विद बीएमआई ऑफ मोर देन 35, waist circumference of more than 95 centimeter, weight more than 20% of the original body weight. You can say height versus weight हम अगर मेजर करते हैं, तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं आपको, जो कि हर कंपनी वाले को पता होना चाहिए। अवेयरनेस नहीं है कंपनी वाली, डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस ज्यादा नहीं होती है, पब्लिक को तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि ओबेसिटी क्या चीज है। पहली बात तो यह है कि हम ओबेसिटी लिखते हैं तो सीधा कंपनी वाला कह देता है कि इसको रिजेक्ट कर दीजिए। वो कभी भी नहीं देखते हैं कि बीएमआई कितना लिखा हुआ है, कितना ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है, उसको वो बीमार है, वो बीमार है, वो कॉस्मेटिकली नहीं आया कि मेरे को वेट कम कर दो,
मैं किसी उस इंसान की बात नहीं कर रहा जिनको कोई और बीमारी नहीं है, वो सिर्फ ओबेसिटी के लिए आया। अब ओबेसिटी में इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू दैट वी मस्ट से दैट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कंपनी वाला कहेगा जी आप अपनी डाइट ठीक करिए, अपना काम ठीक करिए, अपनी लाइफ दिनचर्या ठीक करिए, अपना नींद ठीक करिए, अपना ब्लड प्रेशर ठीक करिए, अपना डायबिटीज ठीक करिए, तब मेरे पास आइए आप ओबेसिटी के लिए। जैसे ही मैंने ओबेसिटी लिखी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, विच इज नॉट फिजिबल। हर एक कंपनी वालों को ये अवगत होना चाहिए कि देयर आर सम पैरामीटर्स ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी एक बीमारी है, उस बीमारी को वो आदमी या औरत झेल रहे हैं और उस बीमारी से उसको बहुत अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत तकलीफ हो रही है। ये जो चीज है ये मेडिकल भी है, फाइनेंशियल भी है और पॉलिसी रिलेटेड भी होती है ऑब्वियसली। अब जैसे ही ओबेसिटी हम लिखा जाता है तो इनको अवेयरनेस नहीं है तो ये बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। अब इनके पैरामीटर्स होने चाहिए 35 से ज्यादा बीएमआई जिसका हो उसको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जिनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज साथ में है उनको भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अब ना ये तो आपने कहा कि आप ट्रीटमेंट में हैं, अब ट्रीटमेंट इतने अच्छे आ गए हैं, एफडीए अप्रूव्ड मेडिकेशंस आ गई हैं जो हम दवाइयां दे सकते हैं, थोड़ी कॉस्टली होती हैं। अब मुझे देना है विच इज मेडिकली प्रूव्ड मेडिसिन, जीएलपी जीआईपी मेडिसिन टाइप की हैं जो अवेलेबल हैं, जो ओबेसिटी को कम करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। जब वो एफडीए अप्रूव करता है, यूएस में उनको दिया जाता है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट तक उनको दिया जाता है एज ए मेडिकल इंश्योरेंस में। तो ये दवाइयों का प्रयोग हम क्यों नहीं कर सकते हिंदुस्तान में? हम लोग कम प्रयोग करते हैं, हम लिखते हैं तो दवाइयां महंगी हैं, लोगों को नहीं मिल पाती हैं, लेकिन वो दवाई बहुत जरूरी है उसके लिए, डायबिटीज के लिए भी जरूरी है, हाइपरटेंशन के लिए भी जरूरी है, ओबेसिटी के लिए भी जरूरी है। इट इज ए ट्रायड ऑफ प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये तीनों चीजों का आपको अवगत होना चाहिए। अवेयरनेस हमारे को पब्लिक में होना चाहिए। सिर्फ ओबेसिटी पर से कुछ नहीं होता है। चलिए, जैसे ही हमने लिखा हाइपरटेंशन के साथ ओबेसिटी तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है। अब क्या होता है, फार्माकोथेरेपी में जैसे बात कर रहा था कि दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, वो दवाइयां एफडीए अप्रूव्ड हैं। ये नहीं कि कोई भी आयुर्वेदिक और ऐसी दवाइयां का आजकल काफी चल रही हैं कि भाई जिससे मोटापा कम हो जाता है, उसके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हमारी जो दवाइयां अभी जो है क्लिनिकली प्रूव्ड दवाइयां जो हैं तो अमित कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की भी है कि जो इंश्योरेंस कंपनियों ने मेडिकल पैनल अपने रखे हुए हैं उनके पास भी इन सब चीजों को समझने की क्षमता हो। क्या हमारे पास उस तरह का इंफ्रा है जहां पर इस तरह की चीजों को बारीकी में देखा जाता हो, या केवल इंश्योरेंस देना है, नहीं देना है, रिजेक्ट करना है, नहीं करना है, इसी के लिए इनको रखा गया है? सारे डॉक्टर्स को नहीं मालूम है। आपके पैनल में जो डॉक्टर्स आते हैं उनको सबको पता होना चाहिए। या कविता, इफ आई कैन कंटिन्यू, तो मैं फिर से ये बताना चाहूंगा, ओबेसिटी के वजह से या सिर्फ मोटापा के वजह से कभी भी प्रपोजल को खाली रिजेक्ट नहीं किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि प्रोडक्ट अलग अलग नेचर के होते हैं, जैसे सेविंग्स होते हैं, यूलिप होते हैं, प्योर टर्म होते हैं। जितने भी टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है या मेडिकल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है, उसमें ओबेसिटी का मात्रा अगर ज्यादा हो तो ज्यादा टेस्ट के लिए जाने पड़ता है। और जैसे आप पूछ रहे हैं कि इंश्योरेंस में अंडरराइटिंग का एक्सपर्टाइज, जो चीजें डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो सारी चीजें ऑलरेडी है। बीएमआई सिर्फ एक एंट्री लेवल का गेट है, बट उसके बाद जो डिटेल मेडिकल रिपोर्ट आता है उसमें सारे चीज टेस्ट किए जाते हैं। ऐसा होता है कि टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुड बी 30-40 टेस्ट देने पड़ते हैं और वो टेस्ट के ऊपर से लोग डिसाइड करते हैं। देखिए, एक इंश्योरेंस कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में लोगों इंश्योरेंस कंपनी के सामने लोगों का लाइन पड़ा हुआ है कि आप मुझे इंश्योरेंस दे दीजिए
और मैं आपसे इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, बहुत कन्विंस करने पड़ता है। तो Absolutely. इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस देने के लिए बहुत आतुर है। एब्सोल्युटली, वो हाँ। दुख के साथ लोगों को ना बोलने पड़ता है, तो उन लोग पूरा कोशिश करते हैं कि उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट दे। चलिए टर्म इंश्योरेंस नहीं, सेविंग लिंक ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए। अमित बेच तो देते हैं वो इतने आतुर हो गए, क्योंकि उनको अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं, लेकिन उसके बाद रिजेक्ट भी बड़े आराम से कर दिया जाता है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास आपकी बातें और आप सभी के पॉइंट्स इनफैक्ट हमने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। देखिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को लेकर हम अगर देखें, और जैसा अमित आपने भी हाईलाइट किया है कि इंश्योरेंस कंपनियां तो आतुर हैं बेचने के लिए। कोविड के बाद हमने जागरूकता बढ़ती हुई भी देखी है, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली बहुत दूर है। इंश्योरेंस जिसको हम सबसे पहला आपका सुरक्षा कवच मानते हैं, उसको लेकर जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। किस तरह का इंश्योरेंस आपको मिल सकता है, कितने तरह का मिल सकता है, बात बहुत गहरी है। हम तो ऊपर तक भी नहीं पहुंचे, हम तो केवल सतह पर ही घूम रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती है ना, तो लोग जो लेना भी चाहते हैं वो भी दो कदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि केवल एक कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है। बात यहां पर हो रही है आपकी जिंदगी की आर्थिक सुरक्षा की। और यहां पर आकर लोग जो हैं, भले ही वो धूम्रपान हो, मोटापा हो या किसी भी तरह की हेल्थ कंडीशन हो जिसको सामने रखा जाता है, एक डिस्करेजमेंट हो जाती है। तो अब सवाल यहां पर यह है कि अगर इंश्योरेंस कंपनियां बीएमआई जैसे मानकों को मान रही हैं, पैमानों को मान रही हैं, तो ये कितना सही है? क्या उनके पास इस तरह के जोखिम को आंकने का सही मापदंड है? क्या उनके पास सही हक है? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब भी हो सकता है बहुत सारे होंगे, लेकिन कोई एक जवाब नहीं है। हमें बस उम्मीद यही है कि इसी तरह के अगर बातें सामने आ रही हैं, तो इनसे मिलते जुलते कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी आए, ताकि लोग जो हैं इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीदने के लिए इनकरेज भी हो और उसके सही मायने अपने जिंदगी में समझें। मेरा समय समाप्त हुआ है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास चर्चा में आपने शिरकत की और इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को आज मार्गदर्शन दिया। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।